हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11 का टॉपिक वर्क एनर्जी पावर। और वर्क एनर्जी पावर में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है। तो आते हैं हम लोग कि हमारा वर्क जो है वो क्या है। तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे वर्क की बात तो होगा क्या कि वर्क क्या होता है हमारा। वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमें पता है कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन किन दो का डॉट लेंगे तो वर्क मिलेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क। ठीक। अब अगर इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो ये क्या होता है, ये होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक। तो डिपेंडेंसी पूरी किस पे आ रही, थीटा पे। अगर थीटा की वैल्यू हम तुमसे कहें कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो कॉस जीरो कितना होता, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती, 1। तो ऐसी सिचुएशन में जो डब्ल्यू है वो कितना हो जाएगा, एफ एस। अगर हम तुमसे कहें कि इफ एफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, माने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती, cos 90 0। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए, माने कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, वर्क डन cos 180 की वैल्यू कितनी होती, -1। तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस। तो यहां से हमें तीन बातें दिख रही कुछ जनरल सी, कि कभी वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, कभी वर्क डन कैसा है, 0 है, कभी वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है। ठीक। तो बात आ गई पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन की। ठीक है। तो ये सिचुएशन कब फॉलो करेगी कि वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। तो देखो, अगर वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव, तो थीटा की वैल्यू, एंगल अगर 0 से लेके कहां तक है, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, या 0 के बराबर भी है तो भी, क्योंकि 0 के बराबर थे तब भी वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्क 0 कब होगा, जब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री। और वर्क नेगेटिव कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री से क्या होने लगेगा, बड़ा ना। देखो, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये 90 के बाद 270 तक, यहां तक ग्राफ ऐसे पूरा कैसा रहता है, नेगेटिव। 90 से लेके 270 तक कॉस का ग्राफ कैसा होता है, नेगेटिव। इसका मतलब हम लोग 180 तक चलेंगे केवल यहां तक, तो ये पूरी वैल्यूज कैसी आ रही, नेगेटिव आ रही। ये बात पता होनी चाहिए कि कॉस का ग्राफ जो होता है वो 90 के बाद से लेके 270 तक, 270 के पहले तक कैसा रहता, नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, 90 से क्या हो जाए, एंगल बड़ा, लेकिन 180 के बराबर भी हो जाएगा तब भी, 180 के बराबर भी हो जाएगा तब भी वर्क डन कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक। कुछ वैल्यूज हम लोग को पता होनी चाहिए, याद है फिर भी एक बार देखेंगे कि अगर cos 0 है तो वैल्यू क्या होती, 1। cos अगर 30 है तो वैल्यू क्या होती, √3/2। cos अगर 45 डिग्री है तो वैल्यू क्या होती, 1/√2। cos अगर 60 है तो वैल्यू क्या होती है, 1/2। और cos अगर 90 है तो वैल्यू कितनी होती, कितनी होती है, 0। और cos 180 याद रखेंगे डायरेक्ट, cos 180 कितना होता है, -1। ठीक। तो तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज वर्क, डिफाइन करो किसको, वर्क को। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज वर्क विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। चलो, तो बात आ गई कि यार ये जो वर्क है इसका फॉर्मूला क्या दिख रहा है, एफ एस। डेफिनेशन लिखनी रहेगी,
डेफिनेशन लिखनी रहेगी। क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। चलो लिख देते हैं तुम्हारे लिए डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्या, द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नोन एज या डिफाइंड एज वर्क। और वर्क कौन करता है, हमेशा वर्क डन बाय फोर्स होता है, वर्क डन बाय फोर्स। ठीक, क्लियर बात है। अच्छा एक चीज देखो, ये यहां पे हम लोग लिखा कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0। तो हमने तुमसे एक क्वेश्चन रेज किया कि क्या एंगल 90 डिग्री के होने के अलावा भी सिचुएशन ऐसी है कि वर्क डन कैसा हो, 0 हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है कैसे? अगर मान लो कि हम एक वॉल को पुश कर रहे हैं, कोई वॉल है उसको पुश किया और वॉल क्या हिल जाएगी पुश करने से? नहीं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तुम फोर्स तो लगा रहे हो, माने तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम कह रहे हो कि हम अपना काम तो कर रहे हैं ना, लेकिन वॉल के ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। भले देखो फोर्स तुम ऐसे लगा रहे थे, अगर वॉल, अगर कोई ईंटा होता तो हो सकता था तुम फोर्स ऐसे लगाते, ईंटा ऐसे खिसक जाता, लेकिन पूरी वॉल थी, तुमने फोर्स ऐसे ही लगाया लेकिन वो नहीं खिसकी ना। इसका मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम होने के बावजूद भी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर आता सेम डायरेक्शन में, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की ही नहीं आया तो एंगल भले सेम रहा हो तब भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो इफ एस इक्वल टू 0 देयरफॉर वर्क तब भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, क्यों? क्योंकि एफ एस कॉस थीटा क्या है, फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूले पे अगर हम लोग आ जाएं, इन जनरल, तो हम लोग कहते हैं कि वर्क जो होता है भाई वो केवल क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही हम लोग क्लास 9th में पढ़ते थे। जब 9th में हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर नाम का चैप्टर पढ़ा तो हम लोगों ने यही देखा था वहां पे। अच्छा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन। और ये कौन है, डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। ठीक, इसी यूनिट को अगर हम लोग कहें एसआई सिस्टम में क्या है, ये कौन सी यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट। एसआई सिस्टम में ये यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है यूनिट, जूल। और जूल का सीजीएस यूनिट में क्या सिस्टम होता है, जूल को सीजीएस सिस्टम में क्या कहते हैं, अर्ग। ठीक, अब अगर यूनिट के अलग अलग सिस्टम है तो रिश्ता भी होगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ, 1 जूल इक्वल्स टू कितने अर्ग, 10⁻⁷। ये एकदम रटा होना चाहिए तोता की तरह, कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो इसका ग्रेविटेशनल यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट वो होता है किलोग्राम फोर्स, kgf ना। ये वाला kgf नहीं है, क्या है, kgf। और 1 kgf जो होता है वो 9.8 जूल के बराबर होता। 1 kgf किसके बराबर होता है, 9.8 जूल के बराबर होता है। ठीक, और अगर हम लोग 1 gf की बात करें, gf वाला gf नहीं है, हंसो नहीं, कौन सा gf, तो ये तुम लोग पता करके आओगे कि ये कितने वो जो होता है kgf हो गया ना ये, एक मिनट, केजी, अच्छा kgf तो न्यूटन की यूनिट होती है भाई, किलोग्राम, इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर। कुछ मैं उल्टा बता रहा हूं, हाँ ये kgf नहीं kgm है ना, 1 किलोग्राम मीटर। kgf किसका यूनिट होता, फोर्स का। और ये 9.8 जूल होगा। अगर kgf होता तो 9.8 न्यूटन हो जाता। ठीक, ऐसे ही ये gf नहीं, gf तो किसका यूनिट है, फोर्स का।
ये क्या होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 980 अर्ग के बराबर होगा, 980 अर्ग के बराबर। ठीक, क्लियर कट बात है। चलो, तो ये हो गई ग्रेविटेशनल यूनिट, ये हो गया एसआई यूनिट, ये सीजीएस यूनिट, ये एब्सोल्यूट यूनिट है। ठीक है, तो ये हो गई सारी यूनिट की कहानी। डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता है, लो यहीं देख लो छोटा सा। हमें पता है कि W अगर है तो ये क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती मीटर, तो मीटर के लिए क्या लिखते हैं L। तो ये क्या बना ML2T-2। बोलो सही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब बात आती है कि एक आध क्वेश्चन देखो। अगर तूने तुमसे कहा कि एक फोर्स था, इफ फोर्स दिया है क्या F, कितना दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कोई कोऑर्डिनेट दे दिया 2 1 3 2 3 2 5, माने पहले वो इस कोऑर्डिनेट पे था, अब कहां से कोऑर्डिनेट पहुंच गया, इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया। तो हमसे कह रहा कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है। तो हमें पता है कि W इक्वल टू क्या होता है भाई F डॉट S, जानते हैं हम लोग। हमें F का वेक्टर दिया है, क्या दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, बोलो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिया है क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर नहीं दिया है। ठीक है, हाँ कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, हाँ अभी करते हैं थोड़ी देर में। हाँ डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या होगा, देखो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, तो हमेशा फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को क्या करेंगे माइनस, 3 में से 2 गया 1, तो क्या होगा 1i माने केवल i, फिर 2 में से 1 गया तो 2 माइनस 1 माने प्लस j, 5 में से 3 गया माने 2 तो प्लस 2k। बोलो ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का, तो आई गया आई के पास, तो 2 1 जा क्या हो गया 2, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, तो 8 और 2 10 और 3 13, तो ये क्या हो गया 13 जूल क्या हो गया वर्क डन। बोलो ठीक है, कोई समस्या दुख दर्द कष्ट नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने सुना एक केस, हम लोग सबने सुना होगा कुली के बारे में, और कुली के बारे में हम लोगों ने ये सुना कि जब कुली चलता है सामान लेके तो वर्क डन 0 होता, ऐसा सुना क्या तुम लोगों ने भी कभी। ठीक है, तो एक बात हमें बताओ कि अगर कुली चलता है और उस समय वर्क 0 है, माने तुमने कहा कि कुली को कोई काम करना नहीं पड़ रहा, ये तो कह रहे हो तुम, बताओ सही बात है कि नहीं। तो अगर कोई काम नहीं करना पड़ रहा है तो तुम खुद क्यों नहीं चलने लगे, अगर कोई काम नहीं करना पड़ रहा तो तुम खुद ही अपने खोपड़ी पिला दो बोझा चल दो, है कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये हम लोग को आधा अधूरा सच है, ये पूरा सच क्या है कि जब कुली चलता है उस समय मान लो कि वो अपने सिर पे कुछ सामान रखे, अपने सिर पे सामान रख के अगर वो चल रहा है ऐसे सीधे, तो उस समय ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा, ऐसे सामने की तरफ सीधा चल रहा, ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा ऐसे, ठीक। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा, नीचे, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे है ऐसे, ठीक, और वो चल कैसे रहा ऐसे, तो एंगल कितने का बन रहा 90 डिग्री का। तो अगर cos 90 है तो वैल्यू, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है
या वो जिस फोर्स से ग्रेविटेशन फोर्स को अपोज करते हुए उठा रहा है उनकी वजह से जो वर्क डन है वो क्या है, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं कि कुली को कोई काम नहीं करना पड़ रहा, अगर कोई काम नहीं करना पड़ता तो कुली का धंधा खतरे में आ जाता। बताओ सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जब वर्क होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस समय जो लग रहा था उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या जाएगा, जीरो। ठीक, समझ गए बात? बाकी और केस में वर्क डन होता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो नेगेटिव वर्क डन का कोई एग्जांपल ले लें। मान लो कि ये मार्कर है, इसको हमने ऊपर उछाल दिया। ठीक, जब ये ऊपर जा रहा था, जब ये ऊपर जा रहा था, ध्यान से देखो, ये जा रहा है ऊपर लेकिन अर्थ इसको नीचे खींच रही। अर्थ क्या कर रही, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही कि नहीं कर रही, कर रही। तब भी ये कहां जा रहा है, अभी ऊपर। तो फोर्स लग रहा नीचे, जा कहां रहा, ऊपर। तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऐसे अपोजिट है। इसका मतलब एंगल कितने का है, और 180 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर कोई वर्टिकल अपवर्ड चलता है ऑब्जेक्ट तो वर्क डन कैसा होता, नेगेटिव। ठीक, अब एक बात बताओ कि मान लो ये फ्लोर है, हम लोग चलते हैं ऐसे आगे की तरफ। तो हम लोग आगे कैसे चलते हैं, एक पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाते तब दूसरा पैर आगे की तरफ बढ़ जाता। माने तुम कह रहे हो कि तुम पीछे जो फोर्स लगा रहे हो आगे बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शन का फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स। तो जो वर्क डन फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से होता है वो कैसा होता, नेगेटिव। ठीक, क्योंकि फोर्स लग रहा कहां, पीछे, और तुम कहां चल रहे, आगे। तो जब भी पूछे कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। लेकिन अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वर्क डन कैसा होने वाला है, नेगेटिव होना। बोलो समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो। तो अब बात आती है कुछ फोर्सेस की कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और जब इसका इस फोर्स की वजह से वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे फोर्स कौन से फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, मैग्नेटिक फोर्स, कक्षा 12 में आएंगे जब तो ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारे फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें अगर हम कहें कि तुम एक फ्लोर पे चलो, बढ़िया चल रहे हो, उसी फ्लोर पे हम ऑयल बिछा दें, तेल, तो क्या चलने में समस्या होगी, फिसलोगे। माने पाथ पे डिपेंड कर रहा कि नहीं कर रहा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बोलो। उसके बाद विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होता, विस्कस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है, लेकिन कहां होता है, जो अपना लिक्विड होता है, जिसको हम लोग लिक्विड और गैस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स। कौन सा, फ्लूइड की लेयर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स ही क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स। और जो टेंशन का फोर्स होता है, ये सब कैसे फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। इनकी वजह से वर्क डन होगा तो पाथ पे डिपेंड करेगा, इनकी वजह से जो वर्क डन होगा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब मान लो कि तुमसे कह दे कि भाई साहब एक अपने पास ग्राफ है जिसपे हमने एक एक्सेस पे फोर्स को रखा है, एक एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट, और कोई कर्व बना के दे दिया ऐसा कुछ भी रैंडम। तो ये कर्व जहां से शुरू है वहां से लेके जहां तक है वहां पे ये पूरा जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर। इसको कहते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो फोर्स बदल रहा होगा तभी ये ऊपर नीचे ग्राफ चेंज हो रहा है। देखो
यहाँ पे फोर्स की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, माने फोर्स क्या हो रहा, चेंज हो रहा। फोर्स चेंज हो रहा तो वर्क डन भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो इसको कहते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बोलो अब इसका क्वेश्चन देखो, मान लो कि तुमसे हम कह दे कि एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने हमने रख दिया कि ये फोर्स की एक्सिस है जो कि न्यूटन में है, ये डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस है जो कि मीटर में है। हमने कहा कि ये 5 मीटर हो गया, ये 10, ये 15, इसको कह दिया 20, इसको कह दिया 25। यहां पे हमने इसको रख लिया 2, 4, 6, 8। ठीक, हमें एक ग्राफ दिया उसने यहां से, कैसा दिया, कुछ ऐसा कि ये बना था ऐसा, फिर चला गया ऐसा, फिर आ गया ऐसे, यहां आने के बाद ऐसे जाके सीधे आ गया यहां। ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ हमें दिया है, हमसे कह रहा कि वर्क डन बताओ, वर्क डन बाय द फोर्स। तो हम लोग को वर्क डन बाय द फोर्स जब भी ऐसा कोई ग्राफ बन के आएगा, केवल क्या करना है, जितना ग्राफ दिख रहा है उसके नीचे का एरिया फाइंड आउट कर लेना है। कैसे करेंगे, जहां जहां से ग्राफ मुड़ता हुआ दिख रहा है वहीं डॉटेड लाइन से जोड़ दो। जोड़ा, ठीक। अब देखो ये क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा, ये क्या दिख रहा, रेक्टेंगल, ये भी क्या दिख रहा, रेक्टेंगल, और ये क्या दिख रहा, ट्राइंगल। तो ये हमने डिफरेंट पार्ट मान लिए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 पार्ट्स मान लिए इसके। हमने कहा कि चलो निकालते हैं हम पहले वाले का एरिया। तो एरिया ऑफ फर्स्ट, क्या ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का क्या होता भाई एरिया का फॉर्मूला, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, एक है 2, ये वाली और ये वाली, तो कितनी है 2, ये कितनी है 4। तो 2 प्लस 4 इंटू ये कितना है 5। ठीक, बीच का गैप लेना, ध्यान देना ये बात, गैप गैप। ठीक, तो चारों दो 6, 6 को 2 से काटा 3, 5 3 जा 15, तो ये क्या आ गया 15। फिर एरिया ऑफ सेकंड रीजन क्या होगा, ये क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये कितनी है 6, ये कितना है 5, 6 पंजे। फिर एरिया ऑफ थर्ड, ये क्या है रेक्टेंगल, तो 8 और 5 कितना हो गया 40। और एरिया ऑफ फोर्थ क्या होगा, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये हो गया हाफ बेस, बेस कौन है 5, हाइट कौन है 8। तो 2 से 8 कटा 4 बार और 5 4 जा, तो ये सब क्या आ रहे हैं जूल में। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या होगा, सारे एरिया जोड़ दो, 15 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20। तो 40 20 60 और 30 90 और 10 100 और 105। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर अगर इसी में कोई पार्ट नीचे चला गया होता, इसी में कोई पार्ट कहां चला गया होता नीचे, तो उस एरिया को हम लोग को करना पड़ता माइनस, ये ध्यान रखना है। अगर कोई पार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया, नेगेटिव एक्सिस पे चला गया, तो उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक, ऊपर वाले को क्या करेंगे ऐड करते आएंगे, नीचे वाले को माइनस करते आएंगे, तुम्हारा आंसर एकदम मस्त आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये हो गई इतनी कहानी इसकी खत्म। चलो अब मान लो कि एक क्वेश्चन और ले लें हम लोग, जिसमें एक सेक्शन ले लेते हैं हम डाउनवर्ड डायरेक्शन का, और इस एक्सिस को हमने खींच लिया नीचे, इसको हमने बोल दिया अब की बार 4 न्यूटन है, ये 6, इसको हम ले लेते 8, ये हो गया 12। ये किस में है न्यूटन में, ये किस में है मीटर में।
और हमको ग्राफ दिया अब की बार बड़ा अजीब सा, क्या दिया कि कुछ नीचे के सेक्शन में भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसको मैं ले लेता हूँ 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। तो हमने कहा कि जो ग्राफ था वो ऐसे आया, और ओए, रुक जाओ, यहां से नहीं लेते हैं, इसको मिटाते हैं अभी। इसको पहले हम लोगों ने लिया थोड़ा सा सीधा, यहाँ वाला 10 बेचारा गायब हो गया। फिर हम आ गए एकदम ऐसे, यहां से निकलना है इस पे, और यहाँ के बाद ऐसे सीधे होके ये ग्राफ फिर से ऐसे चढ़ गया ऊपर, और चढ़ने के बाद ऐसे बना है। मान लो ऐसा कोई ग्राफ दे दिया, तब क्या करोगे, फिर से जहां जहां से फोल्ड हो रहा वहीं वहीं ऐसे जोड़ लिया तुमने। तो ये क्या दिख रहा, 1 2 3 4 और 5 रीजन दिख रहे। तो तुमने क्या किया, एरिया ऑफ 1 क्या दिख रहा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू, तो ये कितना है, ये कितना है 10, ये कितना है 12, तो 10 इंटू 12 कितना आ गया 120 जूल। एरिया ऑफ 2 कितना है भाई, ये कौन है, ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू, तो हाफ बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 12, तो कितना बढ़ गया 6 बार और इंटू मल्टीप्लाई 60 जूल। फिर एरिया ऑफ 3 की बात करूं, एरिया ऑफ 3 ये कहाँ है, नीचे, तो ये कितना है हाफ, हाफ के बाद ये क्या है, कितना है 10, और ये कितनी है गहराई -8, तो इसको 8 लेंगे, 8 क्योंकि अभी हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 से क्या कितनी, और 4 बार तो कितना है 40। फिर एरिया फोर्थ, फोर्थ कौन है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है और ये कितनी है 8, कितना हो गया 80 जूल। फिर ये A5 क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 12 कितना हो गया 120 जूल। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, A1 प्लस A2 माइनस A3 माइनस A4 प्लस A, जो भी एरिया नीचे है उसको क्या करना है माइनस। तो A1 कितना है 120 और 60, A2 60, A3 40, A4 -80 और ये 120, तो कितना हो गया 12 12 240 से 60 300, 300 माइनस 120 कितना आया 180 जूल। 180 जूल क्या होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड वर्क डन। बताओ कोई आपत्ति इसमें, नहीं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने कहा कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो वर्क डन हो सकता है। जीरो के लिए दो केस है, क्या क्या केस है जीरो के लिए, कि या तो एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो खुद ही क्या हो जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा जीरो। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 तक पहुंच रहा है। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब एंगल जीरो के बराबर और उससे बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो। कुछ वैल्यूज ये हम लोग को याद रखनी है। वर्क डन नेगेटिव कौन से केस में होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है अर्थ उसको नीचे खींच रही है, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स का केस है तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव। बाकी अदर केसेस में वर्क डन कैसे होते हैं पॉजिटिव। अगर कुली किसी ऑब्जेक्ट को लेके जब चलता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा केवल वही वर्क डन क्या होता है जीरो, बाकी वर्क डन वो करता है, ऐसा नहीं कि वो कोई वर्क डन नहीं करता। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर, एसआई यूनिट क्या होती है जूल, सीजीएस यूनिट क्या होती है अर्ग, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ml/t - 2, जूल और अर्ग का रिलेशन क्या है 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग।
ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है 1 किलोग्राम मीटर, जो कि होता है 9.8 जूल के बराबर। और इसी में अगर सीजे सिस्टम में आया तो ग्राम सेंटीमीटर जो होता है वो कितना होता है 980 अर्ग। ठीक, फिर ये कोई क्वेश्चन दिया गया है और कुली वाला केस यहाँ पे हो गया। और आगे आगे तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और ये इस पे लिख देते हैं यहाँ पे कि वर्क डन क्या होगा, डज नॉट, ऐसे लिखते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट। और ये क्या होगा, पाथ, यहां पे वर्क डन इनकी वजह से कैसा होगा, पाथ डिपेंडेंट। तो ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। एमसीक्यू में 100% क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन यही देगा, 3 ऑप्शन ये, चौथा ये कहेगा कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है या कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है। तो कौन नहीं है, फ्रिक्शन। ठीक, पेट सवाल है ये। अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। जो कर्व जो एरिया ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव फोर्स डायरेक्शन में, वो कैसा, उसको कैसा लेंगे, ऐड करेंगे। जो नेगेटिव में जाएगा उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा काम सेट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जब ये वर्क की अब और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एनर्जी। तो अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।